Hello everyone, how are you? I hope you all guys are safe at your home. As far as I remember, we saw the introduction, definitions, applicability. Now we shall move forward the next, that is features. And we are also going to see an amazing case law. That's Salomon versus Salomon and Company Limited 1897. Okay, so let's start the video. सो फर्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बताया गया है यहाँ पे कि कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है इस एक्ट में, इस एक्ट में अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है तो ही हम उसे कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ हमें इसे ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर वो एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन एनीथिंग ओके एज द केस में भी अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है इस एक्ट में तो ही हम उसे कंपनी बोलेंगे, ये नहीं तो नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, लिमिट नहीं है। 7 मेंबर्स जो एटलीस्ट 7 मेंबर्स जो है वो रिक्वायर्ड है पब्लिक कंपनी में। कोई भी पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड है, मैक्सिमम कितनी भी रह सकती हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इसमें है कि 2 मेंबर्स जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है इसमें वो है 200, ठीक है। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 है प्राइवेट कंपनी में। बट ओपीसी में देयर इज़ ओनली 1 मेंबर, ओपीसी में देयर इज़ ओनली 1 मेंबर। ओके, नेक्स्ट इज कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन हम लोग दो तरीक़ों से जानते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और आर्टिफिशियल यानी क्या होता है कि विच इज़ ऑपरेट बाय लॉ, ठीक है। जो लॉ के द्वारा ऑपरेट हुआ है उसे ही हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो हम लोग ये वी कैन से दैट हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि ये कानून के द्वारा ऑपरेट हुआ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है, हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है। इन दोनों का एक बेबी है, ठीक है। तो अगर सपोज़ इन दोनों का डेथ हो जाता है, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल का अगर डेथ हो जाता है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका भी हो गया डेथ? ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसका एक अलग ही पहचान है। इन दोनों से इसका एक अलग ही पहचान है क्योंकि इसका जो है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लीगल हम लोग नहीं कह सकते हैं बट सेपरेट एंटिटी है, इस वजह से इसका एक अलग ही एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो सिमिलरली ओनर्स, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, इन लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक अलग ही पहचान है, ये एक अलग ही सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ओके। it is a separate legal entity which is entirely distinct and independent from its members, okay.
नेक्स्ट है कॉमन सील। ये क्या होता है? ये जो है वो अभी तो नहीं हुआ करता है, क्योंकि ये 25 मई 2015 से जो है वो नॉट अबॉलिश्ड है। अभी मैक्सिमम कंपनीज़ में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर किसी कंपनी में ये नहीं है तो क्या होता था कि वो क्या होता था कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स में साइन करना होता था, ऑथराइज़ करना पड़ता था, सर्टिफाई करना पड़ता था, तो अगर किसी कंपनी में ये नहीं होता था तो उस कंपनी के 2 डायरेक्टर्स या फिर 1 डायरेक्टर्स और 1 CS जो है वो ऑथराइज़ करते थे। बट अभी तो वो इफेक्ट में नहीं है, ठीक है। ये एक स्टैम्प होता है, ठीक है, ये एक स्टैम्प होता है, कंपनी का लोगो, साइन, कुछ भी वो जो है वो किया जाता है, एक स्टैम्प जैसा रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 7th, जो कि है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टीन्यू एग्जिस्टेंस। कंपनी जो है वो चलती रहती, कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं एक केस लॉ कि सपोज़ एक कंपनी है कि कंपनी का मीटिंग होने वाला है, ठीक है। तो मीटिंग के लिए सारे मेंबर्स जो है वो आए हैं। अचानक क्या होता है कि इस कंपनी में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जितने मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी मेंबर्स है सबकी डेथ हो गई तो कंपनी भी है उसकी भी डेथ हो गई? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, द लाइफ ऑफ द कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स, ओके, because company is a separate legal entity which is entirely distinct and independent from its members. Okay, now the next is transferability shares. Shares are movable property, ठीक है। company can freely transfers of shares from one person to another. Okay, understood? तो अब हम लोग देखते हैं ये वाला सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था? ये 1897 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था आइए देखते हैं। एक इंसान था जिसका नाम था सैलोमन, ठीक है। इसका एक बिजनेस था बूट मैन्युफैक्चरिंग का एंड इवन लेदर मर्चेंट का, ठीक है। फिर क्या हुआ? ये एक सिंगल जो है इसका एक बिज़नेस था बूट मैन्युफैक्चरिंग का और लेदर मर्चेंट का, ठीक है। तो इसने कहीं पे भी एक नाम सुना था जो कि था पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो इसने इसका नाम सुना था, तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस बिज़नेस को एक नाम दूं, एक्सपेंड करूं। तो इसने क्या किया? इसने एक कंपनी बनाया जिसका नाम था सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये बनाया। फिर ये इसने सोचा कि अगर मुझे ये फॉर्म करना है तो मुझे मिनिमम 7 मेंबर्स जो है वो ज़रूरत है, मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत है। ये हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि अगर मुझे पब्लिक कंपनी बनाना है तो मुझे मिनिमम 7 मेंबर्स जो है वो ज़रूरी है फॉर्म करने के लिए। तो इसने ये तो अकेला है, अब ये कहाँ से मेंबर्स लाएगा? तो इसने क्या किया? इसने अपनी वाइफ को, अपने 4 सॉन्स को, ठीक है, अपनी वाइफ को और अपनी एक बेटी थी उसकी एक, उससे 1 शेयर सबको एक शेयर दे दिया इसने। और इसने जो है वो मैक्सिमम शेयर जो है ये होल्ड करके रखा था।
इसने मैक्सिमम शेयर होल्ड करके रखा था और बाकी एक एक शेयर जो है वो अपनी वाइफ को, अपने 4 बेटे को और अपनी एक बेटी को जो है वो दे दिया था। ठीक है, तो मिनिमम 7 मेंबर्स हो गया। तो अब इसने क्या किया, ये कंपनी को फॉर्म किया, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसने इस बिज़नेस के जितने भी एसेट्स थे, उन एसेट्स को इसने सेल कर दिया, इसमें सेल कर दिया, इस कंपनी में सेल कर दिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपनी का P&L अकाउंट होता है, ठीक है, बैलेंस शीट होता है। तो जब इसने इस बिज़नेस का एसेट सेल किया तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये आ गया फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट्स, अमाउंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो भी था वो अमाउंट यहाँ पे आ गया। फिर इसने क्या किया, इसने अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी से सैलोमन ने इक्विटी शेयर्स को परचेज़ कर लिया, डिबेंचर्स परचेज़ कर लिया और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जो है वो भी परचेज़ कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, सबको ऐड करके यहाँ पे 30,000 जो है वो लाइबिलिटी साइड में था और एसेट्स में जो ये सेल किया था वो अमाउंट था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सैलोमन ने ये इक्विटी शेयर परचेज़ कर लिया, डिवेंचर्स भी परचेज़ कर लिया, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स भी परचेज़ कर लिया, तो सब मिला के 30,000 का लाइबिलिटीज़ था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जो कंपनी है ये बाहर में अदर कंपनीज से डील करने लगी। ये जो कंपनी है वो अदर्स कंपनी से डील करने लगी। फिर ऐसा हुआ कि ये जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंट होने लगी, इंसॉल्वेंसी में गई। तो फिर क्या हुआ कि लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया। हम लोग जानते हैं कि लिक्विडेटर क्या होता है। जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो हमें एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ता है। ये लिक्विडेटर का काम ये होता है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको मार्केट में सेल करता है और जितने भी सेल करके मनी आता है उस मनी को जितने भी लाइबिलिटीज़ है, जितने भी लाइबिलिटी होल्डर्स हैं उन लोगों को देता है। ठीक है, सबको अब सबने हमारे कंपनी को मनी दिया है। ठीक है, सबने हमारे कंपनी को पैसा दिया है तो इनके बदले में तो हमें कुछ देना पड़ेगा ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। ये लिक्विडेटर ये एसेट्स को मार्केट में सेल करके उस पैसे से इन लोगों को देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया। जब ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तब उस लिक्विडेटर ने क्या किया, ये जो एसेट्स थे इनको मार्केट में सेल किया। मार्केट में सेल करने के बाद क्या हुआ, मार्केट में सेल करके सिर्फ 6,000 ही पैसा आया। क्यों आया, क्योंकि जो एसेट्स थे वो तो डेप्रिशिएट हो चुके थे, सेकेंड हैंड हो चुके थे, तो वो तो उतना पैसा नहीं आएगा अब मार्केट में सेल के, इसलिए 6,000 आया। और लाइबिलिटी है 30,000 और एसेट्स है सिर्फ बेच के 6,000। तो इसमें क्या हुआ, इस लिक्विडेटर ने इस 6,000 में सबसे पहले वो किसको पैसा देगा, इस 6,000 में से अनसिक्योर्ड को नहीं देगा, डिबेंचर्स को भी नहीं देगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी नहीं देगा। इसने क्या किया, सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स होल्डर्स को दिया, उसके बाद जो है वो अनसिक्योर्ड वाले को दिया। ठीक है, जो ये था, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को दिया, उसके बाद शेयर होल्डर्स को दिया। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रिस्क लेकर हमारे कंपनी को ज़्यादा पैसा देते हैं, इसलिए इसे जो है वो ओनर्स कहा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनर्स कहा जाता है। तो सैलोमन ही तो ओनर्स था, सैलोमन ही इक्विटी शेयर्स को परचेज़ किया था, तो हम कह सकते हैं कि ये ओनर भी था कंपनी का और इसने मैक्सिमम शेयर को होल्ड करके रखा था, इस वजह से ये एमडी भी था। ठीक है, तो ये एमडी के तौर पे सैलरी भी लेता था और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स था। ठीक है, तो ये डिविडेंड भी लेता था। ठीक है,
और ये डिवेंचर्स था तो ये इंटरेस्ट भी लेता था, तो सब कुछ जो है वो यही लेता था सैलोमन। तो क्या हुआ, ये जो एसेट सेल करके पैसा है उसमें पहले सिक्योर्ड डिवेंचर्स को मिला, फिर अनसिक्योर्ड शेयर होल्डर्स, अनसिक्योर्ड को मिला, फिर शेयर होल्डर्स को मिला, तो सारा तो सैलोमन ही लिया। तो इसमें ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, सैलोमन ही क्यों ही सारा पैसा लेगा। तो फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सैलोमन ही ये सारा अकेले नहीं ले सकता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सैलोमन के फेवर में ही आंसर दिया कि सैलोमन ही सही है, सैलोमन ही सही है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक अलग ही वजूद है, एक अलग ही पहचान है, ठीक है। भले ही सैलोमन जो है वो इक्विटी शेयर्स इस कंपनी से परचेज़ किया था, डिवेंचर्स परचेज़ किया था, सब कुछ सारा पैसा वो खुद ही ले रहा था, वो इस वजह से वो इक्विटी शेयर किया था, इसलिए वो ओनर्स था, वो जो है वो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स, वो मैक्सिमम शेयर को होल्ड किया था, इस वजह से वो एमडी भी था, एमडी के तौर पे सैलरी लेता था, तो सब कुछ सैलोमन ही लेता था। तो जब ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में ही आंसर दिया कि यही सही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, इस वजह से ये सही है। ऐसा चाहे तो कोई भी कर सकता है क्योंकि कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है, ये लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सैलोमन के फेवर में ही आंसर आया, ठीक है। आई होप आपको ये केस लॉ जो है वो समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो बाय।